ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले दिन हम पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर गए थे। तमाम अपने अपने मुल्क की यूनिफॉर्म में थे। परेड शुरू हुई तो एक उधेड़ उम्र का शख्स सरदार खान और मेरे दरमियान आकर खड़ा हो गया। वो तर्जुमान था। इंस्ट्रक्टर की कही हुई बातें वो सरदार के सामने दोहराता गया। ब्रेक टाइम में मैं सरदार के साथ खड़ा टूटी फूटी पश्तो बोलते हुए उसे हंसा रहा था कि मुझे अपनी पीठ पीछे जेनिफर की शूख आवाज सुनाई दी। वो सूरन मिंग से मुखातिब थी। वैसे नाम याद रखना वक्त का ज़िया ही है सूरन साहब। अब देखो ना, तमाम की छातियों पर नेम प्लेट लगी हुई है। नाम पढ़ लो, यूं ही दिमाग खपाने का फायदा। मुझे मालूम था कि वो ये सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रही है, मगर मैं उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सरदार से महवे गुफ्तगू रहा। उस दिन भी हमें 4 पीरियड्स पढ़ाई करना थी। दोपहर को हम ट्रैक पर दौड़ रहे थे कि इसराइल से ताल्लुक रखने वाले क्लार्क और डोनाल्ड पास्को तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद डोनाल्ड पास्को ने पीछे मुड़कर देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ये यहूदी मुझे काफी दफा श्रीकांत पार्टी के साथ बैठा हुआ नजर आया था। इनकी ऐसी की तैसी। सरदार खान ने अपनी रफ्तार तेज करना चाही, मगर मैंने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। इन्होंने इस रफ्तार से ट्रैक के 1 या 2 चक्कर लगाने हैं भोले बादशाह, और हमने 5 किलोमीटर का फासला पूरा करना है। सरदार खान की पठानी हिस्स बेदार हो गई थी। बोला, मैं 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा करूंगा और इन्हें आगे भी नहीं निकलने दूंगा। मैंने कहा, यार दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, स्नाइपर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे समझा बुझाकर उनका पीछा करने से रोक दिया और अगले ही चक्कर में वो दोनों ट्रैक से उतरकर जिम की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा, देख लिया, बस यही इनकी प्रैक्टिस थी। सरदार का गुस्सा अब तक नहीं उतरा था। बोला, वो हमें चिढ़ा रहे थे ज़ीशान। मैंने कहा, तो चिढ़ाते रहें, हमें जरूरत ही क्या है चिढ़ने की, ये कोई मुकाबला तो था नहीं। वो बोला, तुम्हारा तो हर बात में अलहदा फलसफा होता है। कल उस खूबसूरत लड़की को भी खफा कर दिया था, अब वो हिंदुओं के साथ घूम रही है। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें उसके खफा होने का भी गम है या उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उसके भारतीयों के साथ घूमने पर। मतलब उसे कह दूं कि वो भारतीयों के साथ ना घूमा करे, क्योंकि मेरे खान भाई को तकलीफ होती है, और अगर वो खुद को अकेला समझती है तो सरदार खान उसका अकेलापन दूर कर सकता है। वो झट बोला, ये कैसे मुमकिन है, चनारे बेगम मेरी जान को आ जाएगी। मैंने कहा, मेरी बाजी को क्या पता है कि उसका शौहर अमेरिका में क्या करता फिर रहा है। बोला, वो मुझे सूंघ कर बता देती है कि मेरे दिल में क्या है। मैंने कहा, यानी आपके ख्यालात इतने बदबूदार हैं कि उनकी बू हमारी बहन फौरन सूंघ लेती है। वो बोला, यार मजाक उड़ाने की कोशिश न करो। मैंने यूं ही कह दिया था, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जवाबन में हंस कर खामोश हो गया था कि ज्यादा बातें करने की वजह से हमारा सांस फूलने लगा था। उसी वक्त हमने जेनिफर को आते देखा। वो अकेली नहीं थी, उसकी अमेरिकन साथी केट वॉटसन भी उसके हमरा थी। दोनों ने चुस्त पाजामे पहने हुए थे। बालाई लिबास भी फकत ब्लाउज पर मुश्तमिल था, मगर ये पाकिस्तान तो था नहीं कि हमें हैरानी होती। वहाँ की औरतों के नजदीक तो वो एक मुकम्मल लिबास था। सरदार खान ने नाक भूं चढ़ाई और बोला, बेहया औरतें। मैंने कहा, देख लो, तुम मुझे इनसे दोस्ती का मशवरा दे रहे थे। मैंने सरदार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। बोला, वो क्या कहते हैं, जंग और मोहब्बत में हर काम जायज होता है। मैंने कहा, इससे मोहब्बत कौन करता है? वो फलसफियाना लहजे में बोला, मोहब्बत ना सही, उस भारतीयों के बच्चे से जंग तो है ना। मैंने कहा, सरदार जानते हो तुम्हारी बातों से क्या नतीजा निकलेगा? बोला, क्या? यही कि तुम खालिस और खरे पठान हो। वो खिफ़त से बोला, ज़ीशान भाई तंज कर रहे हो। मैंने कहा, तो और क्या करूं, तुमने इसके अलावा मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। वो देखो, काफिर के बच्चे भी पहुंच गए। सरदार खान ने दूर से आते हुए श्रीकांत और राजपाल को देखकर नफरत भरे लहजे में कहा। मैंने कहा, भाड़ में जाएं यार। सरदार को कहकर मैं अमेरिकन तितलियों को घूरने लगा, जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, से भी एक कदम आगे का लिबास जेबतन किए हमसे 30-35 मीटर आगे दौड़ रही थी। उनके पजामे जिस्म का असल रंग छुपाने के अलावा किसी उज़्व को छुपाने की अहलियत नहीं रखते थे। आजकल तो खैर से पाकिस्तान में भी इस तरह की स्किन टाइट पाजामे का आम रिवाज है, बल्कि हमारे लिबरल हमवतनों का पसंदीदा लिबास यही है। वो दोनों लड़कियां हमारी तरह जॉगिंग ही कर रही थीं, इसलिए हमारे बीच फासला बरकरार था। श्रीकांत और राजपाल ट्रैक के किनारे खड़े होकर उनके करीब आने के मुंतजिर थे। जैसे ही वो दोनों उनके करीब पहुंची, वो उनके साथ कदम मिलाकर दौड़ने लगे।
हमारा 20वां चक्कर मुकम्मल हो गया था, इसलिए हम जिम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद वो चारों भी शोख जुमलों का तबादला करते हुए जिम में दाखिल हुए। श्रीकांत ने हमें देखकर मानी खेज लहजे में पूछा, क्या हाल है साथियों? वो गोया हमें ये जता रहा था कि उसने जेनिफर को हमसे छीन लिया है। सरदार के कुछ कहने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा, आज कल से कुछ बेहतर है कि ये बला सर से टल गई है। श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को बला कहने का यही मतलब हो सकता है कि अंगूर खट्टे हैं। मैं सादगी से बोला, अब मुझे उसके जायके का क्या पता, मैंने चखा थोड़ी है उसे। यूं भी हम मुसलमानों का मिजाज इस बारे में मुख्तलिफ होता है, हम किसी के बचे हुए या फेंके हुए माल को मुंह नहीं लगाते। श्रीकांत ने मसनूई कहकहा लगाया और बोला, इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने भी कहकहा लगाकर उसका साथ दिया। उसी वक्त जेनिफर ने राजपाल से हम दोनों की गुफ्तगू का मतलब पूछा। जवाबन राजपाल ने बगैर लगी लिपटी रखे सब कुछ उसके गोशगुजार कर दिया। उसकी बात सुनते ही जेनिफर लाल भपका होकर मेरे पास आई। वो गाली बकने लगी थी, मगर फिर न जाने क्या सोचकर रुक गई और लम्हा भर मुझे घूरने के बाद बिगड़े हुए लहजे में मुस्तफसर हुई। तुम्हारी गुफ्तगू का मतलब क्या है? मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कोई बात नहीं की कैप्टन। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। वो बोली, मिस्टर कांट को तो की है ना, उसने श्रीकांत के नाम का हुलिया बिगाड़ दिया। मैंने कहा, नहीं। श्रीकांत ने हमारा हाल पूछा और मैंने बता दिया कि कल से बेहतर है। बाकी वो खुद तुम्हारी जात को गुफ्तगू में घसीट रहा था तो मेरा जवाब देना तो बनता था ना। वो बोली, मिस्टर जी अपनी हद में रहो। मैंने कहा, कैप्टन जेनिफर हिंसले, मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। अगर नाम लेना नहीं आता तो प्लीज मुझे मुखातिब न करो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एक्सरसाइज मशीन की तरफ बढ़ गई। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड? सर्जेंट रेगन वॉच हमसे थोड़ी दूर एक्सरसाइज कर रहा था। हमारे दरमियान तल्ख कलामी सुनकर उसने मेरे नजदीक आकर पूछा। मैंने कहा, नहीं शुक्रिया दोस्त। कैप्टन जेनिफर हिंसले को कोई गलतफहमी हुई थी। ओके कहकर वो कंधे उचकाते हुए वापस मुड़ गया। रेगन वॉच के वापस मुड़ते ही सरदार ने पूछा, ये क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही थी? मैंने शरारत से कहा, कह रही थी तुम्हारा साथी सरदार खान उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा है। वो बोला, अब इतना भी पठान नहीं हूँ यार। मैंने कहा, क्यों, पठान होना कौन सी बुरी बात है? वो बोला, तुम लोग पठान लोगों को ऐसे समझते हो। मैंने कहा, बिल्कुल गलत। ये किसने कहा कि पठान ऐसे वैसे होते हैं? पठान तो गैरत, जुर्रत और बहादुरी का दूसरा नाम है। अलबत्ता उन्हें सादा कहा जा सकता है कि दिल में कोई बात छुपा नहीं सकते और जज्बात में जरा जल्दी आ जाते हैं। वो बोला, असल बात बताओ, मुझे डरखाने की कोशिश न करो। मैंने कहा, कमरे में बताऊंगा, यहाँ दुश्मन सुन रहे हैं। और मैं पुशअप निकालने लगा। राजपाल और श्रीकांत ट्रैक सूट का अपर उतार कर भौंडे अंदाज में अपने मसल्स की नुमाइश में लगे हुए थे, बिल्कुल आजकल की इंडियन फिल्मों के हीरोज की तरह, जो सीन की डिमांड न होने के बावजूद अपने मसल्स की नुमाइश पर बजिद नजर आते हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि फिल्मों में तो कैमरा ट्रिक या डमी के साथ ये मकसद पूरा हो जाता है। यहाँ इन दोनों के पास कोई ऐसे जिस्म मौजूद नहीं थे कि वो किसी अमरीकी लड़की को मुतासिर कर सकते। खैर, ये मेरी जाती राय है। जरूरी नहीं कि लड़कियां सिर्फ मसल देखकर ही मुतासिर होती हों, उनकी कोई दूसरी खूबी भी इन गोरियों को पसंद आ सकती थी। मश्क के इख्तिताम पर हम दोनों जिम से बाहर आ गए। कमरे की तरफ जाते हुए मैंने सरदार खान को जेनिफर के गुस्से की बाबत बता दिया। वो बोला, एक बात कहूँ ज़ीशान भाई, मुझे लगता है ये गोरी तुम्हारी जात में दिलचस्पी ले रही है। मैंने हैरानी से पूछा, भला वो कैसे? वो बोला, यार सामने की बात है, वो कल से उन लोगों के साथ घूम रही है जिनसे तुम्हें नफरत है, और फिर छोटी छोटी बातों पर वो तुमसे उलझने की कोशिश कर रही है। ऐसा खामखा तो नहीं किया जाता। मुझे याद है कि चनारे बेगम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी होती थी। मुझसे लड़ना झगड़ना उसका आए रोज का मामूल था। अब देखो, वो मेरी बीवी है। मैंने कहा, खान साहब साफ कहो ना, तुम मुझे मेरी बीवी के हाथों कत्ल करवाना चाहते हो? सरदार खान हंस पड़ा। वो चनारे बेगम तो नहीं है कि ऐसा सख्त कदम उठाएगी। मैंने कहा, भूल है तुम्हारी। ये जिन्स जिसे बीवी कहा जाता है, शौहर नाम की मखलूक के लिए बराबर खतरनाक होती है। सरदार खान बोला, वैसे ज़ीशान भाई, मुझे तो चनारे का गुस्सा, उसका लड़ना झगड़ना, उसकी जिद सब बहुत याद आता है। यकीन करो, जो प्यार मोहब्बत उसके गुस्से में होता है उसके लिए परदेश में तरसता रहता हूँ। मैंने कहा, सही, बिल्कुल सही कहा। और मैं ठंडा सांस लेकर माहीन की यादों में खो गया था। वो भी तो ऐसी ही थी। यकीनन सारी मोहब्बत करने वाली बीवियां ऐसी ही होती हैं। उनकी अहमियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम उनसे दूर होते हैं कि चंद मिनट देर से घर लौटने पर वो किस किस तरह की इजराह करती हैं, और खफा होकर या रूठ कर भी वो अपने खावत का इतना ख्याल रखती हैं जितना खुशी की हालत में रखती हैं। बगैर कुछ कहे खाने के बर्तन सामने ला धरना, बेतवज्जुही जाहिर करते हुए भी मुकम्मल ध्यान रखना कि प्लेट में सालन खत्म तो नहीं हो गया या पानी का गिलास तो खाली नहीं हो गया। बिस्तर पर लेटते हुए ऐसी हरकत करना कि शौहर को मालूम होता रहे कि बेगम साहिबा जाग रही हैं, सोई नहीं, और शौहर साहब के पास मनाने की गुंजाइश मौजूद है। बज़ाहिर ला ताल्लुकी का अंदाज लिए शौहर की हर सहूलत का पूरी तवज्जो से जायजा लेना, ऐसा कोई मशरकी बीवी ही कर सकती है। मगरिब के हिस्से में ये मोहब्बतें कहाँ, वहाँ तो बस सारी मोहब्बतों का महवर ही मर्द और औरत की जिस्मानी कशिश या दौलत का हुसूल होता है।
अगले दिन ब्रेक के दौरान मैं और सरदार एक तरफ खड़े होकर लियोपोल्ड साइट के मुताल्लिक तबादला ख्याल कर रहे थे। जेनिफर हमारे करीब खड़े जमील खान और सिकंदर अली खान के साथ आकर गप्पे हाँकने लगी। इन दोनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दोनों क्लीन शेव पठान थे। अंग्रेजी जबान पर उन्हें अच्छा खासा उबूर था। जेनिफर उनसे अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने लगी। मैं सरदार का हाथ पकड़कर वहां से थोड़ा दूर हट गया। सरदार को वहां से दूर होने की वजह मालूम नहीं थी, क्योंकि जेनिफर की तरफ उसकी पुश्त थी। अलबत्ता जिस जगह पर जाकर हम रुके थे वहां जापानी ली जोना अपने साथी के साथ ऐसी जबान में महवे गुफ्तगू थी जिसका एक लफ्ज भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। ये दोनों इतनी खूबसूरत गुफ्तगू तो नहीं कर रहे थे कि तुम मुझे इतनी तेजी से यहाँ खींच कर लाए हो। सरदार तंज़िया अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। मैंने कहा, खान भाई, ली जोना की मासूमियत तो देखो ना। मैंने बच्चों के से नक्श रखने वाली जापानी लड़की की जानिब उसे मुतवज्जे किया। ली जोना अपने नाम मेरे मुंह से सुनकर चौंकी और मुझे अपनी जानिब घूरता पाकर मुस्कुराकर अदब देने के अंदाज में झुक गई। मैंने भी उसी के अंदाज में झुककर उसे आदाब कहा। उसका साथी और सरदार मेरे अंदाज पर हंस पड़े थे। ली जोना के मासूम चेहरे पर भी तबस्सुम खिलने लगा। हाय ली जोना, मैं जीशान और ये मेरा साथी सरदार खान है। मैंने उसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वो पुरतबाक मुसाफा करते हुए कहने लगी, थैंक यू जीशान एंड थैंक यू सरदार। उसका साथी भी हमें खुश दिली से मिला था। उनसे मुसाफा करके हम उनके साथ ही रुक कर गपशप करने लगे। मैंने कनखियों से जेनिफर की जानिब देखा और वो हमारी जानिब ही मुतवज्जे थी। उसका रवैया मुझे उलझन में डालने लगा था। हर इंसान अपनी खूबसूरती के बारे में खुशफहमी का शिकार होता है। मैं भी अच्छा खासा खूबसूरत और पुरकशिश था, मगर वहाँ पर ऐसे मर्द मौजूद थे जो मुझसे खूबसूरत और कदावर थे। मैं तो शायद उनके अशरे अशीर भी नहीं था। दरमियानी कदो कामत, रंगत भी हल्की सांवली, जिसे ज्यादा से ज्यादा गंदुमी कहा जा सकता था। अफगानिस्तान से आने वाले तो दोनों हजरात 6 फुट से भी निकलते हुए कद के थे। सुर्ख सफेद रंगत और सेहतमंद जिस्म, बिलाशुबा मगरिबी तहजीब में पली बढ़ी इन औरतों के लिए वो आइडियल साथी थे। इन दो के अलावा भी वहाँ काफी खूबसूरत मर्द मौजूद थे। इन तमाम की मौजूदगी के बावजूद जेनिफर का यूं मुझ में दिलचस्पी लेना मुझे हजम नहीं हो रहा था। फिर मुझे ख्याल आया, मैं किसी मखसूस ओहदे पर बराजमान कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि एक लड़की की अपनी जानिब बाइल होने को किसी साजिश का नाम दे दूं। इसी तरह कोई अल्लड़ दोशीजा भी नहीं कि अपनी इज्जत और इस्मत का खौफ लाहक हो। गो मर्द की भी इज्जत होती है, मगर फी जमाना इसका ख्याल भी औरतों को ही करना पड़ता है। खुद मर्द को ऐसी कोई तगोदो नहीं करना पड़ती कि उसकी इज्जत महफूज रहे। अपने तई मैं यही कर सकता था कि उसे नजरअंदाज करता रहूं, और यही मैं कर रहा था। शायद ये दिलचस्पी की बजाय नफरत हो। मेरे दिल में एक काबिल कबूल सोच लहराई। उसी वक्त ब्रेक खत्म होने की घंटी हुई और मैं सर झटक कर क्लासरूम की तरफ बढ़ा। 3 दिन लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट के बारे में पढ़ाने के बाद चौथे दिन हमें अमली तौर पर फायरिंग रेंज पर ले जाया गया। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन वो एक बेहतरीन फायरिंग रेंज थी। जहां पाकिस्तान में आउटडोर फायरिंग रेंज में मुख्तलिफ फासलों पर फायर करने के लिए फायरर को हदफ से दूर जाना पड़ता है और हदफ एक जगह पैवस्त होते हैं। वहाँ इसके बरक्स हरकती हदफ लगे हुए थे। फायरर को अपनी जगह से हिलना नहीं पड़ता था। बटन दबाकर हदफ को 25 मीटर से लेकर 3000 मीटर के फासले तक बआसानी करीब या दूर किया जा सकता था। क्लास के तलबा की तादाद के बराबर रेंज मास्टर स्नाइपर राइफल्स दस्तयाब थी। तमाम स्नाइपर्स को अलग-अलग राइफल मिली। हर एक ने अपनी राइफल को खुद ही फायर करके दुरुस्त किया था। रहनुमाई के लिए इंस्ट्रक्टर्स मौजूद थे। रेंज पर 10 हदफ नस्ब किए गए थे और हर हदफ ताकतवर कैमरे की जद में था। एक फायरर अपने हर फायर के बाद करीब लगी स्क्रीन पर फायर शुदा गोली को बआसानी देख सकता था। अगले 2 दिन हमने मुख्तलिफ फासलों से हदफ पर फायर करने में गुजारे। फायरिंग की कार्रवाई दोपहर तक होती, उसके बाद हम वापस आ जाते। दूसरे दिन फायर के इख्तिताम पर इंस्ट्रक्टर्स ने हमें अगले दिन फाइनल फायर के मुताल्लिक बता दिया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट का इख्तितामी फायर था। उसके बाद स्नाइपर कोर्स की शुरुआत होनी थी। हम दोनों अपनी अपनी राइफल कमरे ही में उठा लाते थे। वहाँ राइफल कमरे में लाने की इजाजत थी, अलबत्ता किसी भी स्नाइपर को एमुनिशन कमरे में ले जाने की इजाजत नहीं थी। सरदार खान मुझे मुखातिब हुआ, जीशान भाई, कल भारतीयों को आगे न बढ़ने देना। मैंने कहा, सीनियर तो तुम हो सरदार भाई, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। वो बोला, लांस नायक और सिपाही में फर्क ही कितना होता है। मैं हंसा, ये तो तुम्हारी सोच है। पाक आर्मी में तो एक दिन पहले आने वाला सीनियर गर्दाना जाता है और तुम 2 मुख्तलिफ रैंकों को मुमासिल करने के चक्कर में हो। वो तुर्की ब तुर्की बोला, मगर ये पाकिस्तान तो नहीं है ना। मैं कब पीछे रहने वाला था, फौरन जवाब दिया, हम तो पाकिस्तानी है ना भाई।
वो बोला, तुम शायद भूल रहे हो वहाँ पहले नंबर पर कौन आया था। मैंने कहा, पहले नंबर पर आने से ओहदे में फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। वो बोला, अच्छा मजाक छोड़ो यार, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मगर ये भी देखो कि तुम्हारा फायर मुझसे कहीं बेहतर है। मैंने कहा, ठीक है, फिलहाल तो राइफल को साफ कर लें। मैं इस्बात में सर हिलाते हुए क्लीनिंग रॉड में चंदी डालने लगा। चलो, वो भी अपनी राइफल की तरफ मुतवज्जो हो गया। राइफल की बैरल फायर के बाद अंदर से बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। फायर से पैदा होने वाली आलूदगी राइफल की बैरल के अंदर जम जाती है। अगर इस आलूदगी को साफ न किया जाए तो बहुत जल्द बैरल अंदर से खराब हो जाती है। नतीजे के तौर पर राइफल फायर के काबिल नहीं रहती। एक अच्छा स्नाइपर अपनी राइफल की सफाई का एहतमाम अपने चेहरे से भी ज्यादा करता है। अगले दिन फायरिंग रेंज पर पहुंचते ही हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर मेजर जेम्स मैथनी हमें इख्तितामी फायर के मुतालिक जरूरी हिदायत देने लगा। आज लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट से फायर करने का इख्तितामी मरहला है। किसी भी सिखलाई की क्लास में अगर मुकाबले की फजा पैदा न की जाए तो सिखलाई के अंदर तलबा की दिलचस्पी न होने के बराबर होती है। यही वजह है कि आज इख्तितामी फायर के बाकायदा नंबर दिए जाएंगे। हर स्नाइपर को 5 गोलियां दी जाएंगी जिन्हें वो अपनी मर्जी से किसी भी फासले पर से फायर कर सकता है। फासले की इकाई 300 मीटर है और जहां से एक गोली के हदफ को लगने के नंबर *25 होंगे। 500 मीटर से एक गोली के नंबर *50, 700 मीटर से एक गोली का 1 नंबर, 1000 मीटर से एक गोली के 2 नंबर, 1500 मीटर से एक गोली के 3 नंबर और 1800 के फासले से एक गोली के 6 नंबर होंगे। कोई भी फायरर अपनी तमाम गोलियां 300 मीटर के फासले से भी फायर कर सकता है और 1800 मीटर के फासले से भी, बल्कि 1900 या 2000 मीटर से फायर करने में भी ममानियत नहीं। 1900 मीटर पर एक गोली के 9 नंबर होंगे। यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि लियोपोल्ड साइट की रेंज 2000 मीटर तक है, मगर मैं खुद 1700 के बाद हदफ को निशाना बनाने में नाकाम रहा हूँ। हमारे एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे पीटर स्मिथ, वो 1800 मीटर के फासले से हदफ को निशाना बना लेते थे, लेकिन तुम लोगों की बदकिस्मती कि मैं उनसे तुम्हारी मुलाकात नहीं करवा सकता क्योंकि करीबन 2 माह पहले वो वफात पा चुके हैं। खैर, ये एक ज़िमनी बात थी। मैं तुम लोगों के हौसले को महमेज नहीं लगाना चाहता और याद रखना कि ये फायर जोड़ियों की सूरत में हो रहा है, इसलिए 2 आदमियों के नंबर मिलाकर नताइज का ऐलान किया जाएगा। अब तमाम स्नाइपर्स अपने फायरिंग अड्डों पर तशरीफ ले जा सकते हैं। मिस्टर जेम्स मैथनी की बात खत्म होते ही हम फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। सरदार खान को फायरिंग की हिदायत के मुतालिक बताने लगा। मेरी बात अभी तक दरमियान में थी कि मुझे मेजर जेम्स मैथनी ने पुकारा। मिस्टर जीश, वो मेरे नाम में अलिफ को हज़फ कर देते थे। मैंने रुक कर जवाब दिया, जी सर, मेरे पास आ सकते हो। यस सर कहकर मैंने सरदार को कहा, तुम जाओ, मैं इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर आता हूँ। और सरदार सर हिलाकर फायरिंग अड्डे की समत चल पड़ा, जबकि मैं मेजर जेम्स मैथनी की जानिब बढ़ गया। उसके नजदीक जेनिफर हिंसले, यहूदी डोनाल्ड पास्को, जापानी मॉन जिन ली, श्रीकांत और जमील खान अफगानी खड़े थे। मैंने करीब जाकर उसे सल्यूट किया। जी सर। सर के इशारे से मेरे सल्यूट का जवाब देते हुए वो गोया हुआ। तमाम को बुलाने का मकसद ये है कि प्रैक्टिस फायर की कंप्यूटर रिपोर्ट के मुताबिक आप 6 का फायरिंग रिजल्ट सबसे अच्छा है। आज फाइनल टेस्ट है और मेरी ख्वाहिश है कि पहली पोजीशन पर तुम्ही में से कोई खड़ा नजर आए, लेकिन ये याद रखना कि किसी अकेले की कारकर्दगी उसे पहले नंबर पर नहीं ला सकती। स्नाइपिंग में अपने साथी को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। कैप्टन हिंसले, तुम्हारे पास तो साथी के चुनाव की 3 ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह मिस्टर डोनाल्ड के पास भी 3 ऑप्शन मौजूद हैं कि ये अपने किसी भी हमवतन का इंतखाब कर सकता है, लेकिन बाकी चारों के पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए एहतियात की जरूरत है। पहली 3 पोजीशनों का हुसूल तुम्हारे और तुम्हारे मुल्क के लिए जरूर काबिल फख्र बात होगी। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी सर, हम सब ने यक ज़बान होकर कहा। उसी वक्त फायरिंग की आवाजें हमारे कानों में पड़ना शुरू हो गई थी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर जेम्स ने हमें वापस जाने का इशारा किया और हम अपने अपने फायरिंग अड्डों की जानिब बढ़ गए। वहाँ चूंकि फायरिंग के 10 अड्डे बनाए गए थे, इसलिए हर अड्डे पर 7-8 स्नाइपर फायर करते थे। हमारे अड्डे पर इंडियन और नेपाली स्नाइपर्स भी हमारे साथ मौजूद थे। मैं इस लिहाज से बाकियों से खुशकिस्मत था कि मेरा साथी भी एक अच्छा फायरर था। ये सोच मेरे दिमाग में सरगर्दा थी कि रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाली की दिलकश आवाज मेरे कानों में पड़ी। ऐलान क्या था कि उसने मेरे सर पर बम फोड़ डाला। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सरदार खान ने 300 मीटर के फासले से 5 गोलियां कामयाबी से हदफ पर हिट कर दी हैं। वो दूसरे कुछ नाम भी ले रही थी, मगर मेरे दिमाग में साएं साएं होने लगी थी। मेरे साथ चलने वाले श्रीकांत ने तहका लगाया, लो जी साथी, तुम्हारे बडी ने कामयाबी से 5 गोलियां हदफ पर मार दी हैं और एक निशाना भी खता नहीं हुआ। गम गुस्से को जब्त करता मैं फायरिंग अड्डे पर पहुंचा। सरदार खान, ये क्या कर दिया? मेरा लहजा और अंदाज ऐसा नहीं था कि वो परेशान न होता। क्या हुआ जीशान भाई?
देखो तो मैंने तमाम गोलियां हिट कर दी हैं। मैंने झल्ला कर कहा, तुम्हें किसने कहा था कि फायरिंग शुरू करो? मम, मुझे उसने कहा था। उसने राजपाल की जानिब इशारा किया। राजपाल मासूमाना लहजे में कहने लगा, मैंने तो फकत इतना बताया था कि हर स्नाइपर को इजाजत है कि वो जिस फासले से चाहे फायर करे। और क्या ये गलत है? जीशान भाई, आखिर माजरा क्या है? मुझे भी तो बताओ, क्या गलत कर दिया मैंने? और तुम्हें मालूम तो है मुझे अंग्रेजी नहीं आती। श्रीकांत तंजिया लहजे में बोला, इसीलिए मशवरा दिया था कि पढ़ लिख कर आना था। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज अपने काम से काम रखें, और ये सारा कसूर तुम्हारे साथी का है। उसे क्या जरूरत थी आधी बात बताने की? राजपाल ने तलखी भरे लहजे में कहा, मैं किसी का नौकर नहीं कि तर्जमा करता फिरूं। साथ ही श्रीकांत ने लुकमा दिया, हमें दोष देने की बजाय अपने साथी को झिड़को। राजपाल की हरकत घटिया होने के बावजूद मैं उसे कुछ नहीं कह सकता था। सरदार खान भी बराबर का कसूरवार था, उसे मेरा इंतजार करना चाहिए था। मेरे साथ आओ सरदार। मैं वापस मेजर जेम्स की जानिब मुड़ गया। सरदार खान भी सर हिलाता हुआ मेरे साथ हो लिया। जीशान भाई, बताओ तो सही हुआ क्या है? सरदार खान ने परेशानी भरे लहजे में पूछा। मैंने कहा, यार सरदार, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। हिंदू को दुश्मन समझने के बावजूद तुमने उसका एतबार कर लिया। वो बोला, उसने मुझे चैलेंज किया था कि 1 मिनट में 5 गोलियां फायर नहीं की जा सकती। बस मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा, जब हर आदमी की मर्जी है कि वो जिस फासले से चाहे फायर करे, तो क्यों नहीं 300 से फायर करके इस हिंदू का मुंह तो बंद कर दूं। यकीन करो, तुम्हारे आने से पहले इसने मेरी पीठ थपथपा के मुझे शाबाश भी दी। मैंने कहा, हाँ शाबाश तो उसने देनी थी, क्योंकि हमें पोजीशन से जो आउट कर दिया है। वो बोला, क्या मतलब? मतलब यह जनाब के 300 के फासले से एक गोली लगने के अशारिया 25 नंबर हैं, और तुम्हारी 5 गोलियों के टोटल 1.25 नंबर मिले हैं। अब बस मेरे वाली 5 गोलियां रहती हैं, और इन 5 गोलियों से हम कैसे किसी पोजीशन पर आ सकते हैं? मेरी बात सुनकर सरदार एकदम चुप हो गया। उसे गलती का एहसास तो हो गया था, मगर अब तीर कमान से या गोली बंदूक से निकल चुकी थी। मेजर जेम्स ने हमें अपनी जानिब आते देख लिया था। वो एक बड़ी स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्नाइपर्स के फायर का जायजा ले रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले उसने हैरानी से पूछा, मिस्टर जीश, तुम्हारे साथी ने क्या किया है? मैंने कहा, सर, इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। ये असल में इंग्लिश जबान से नाबलद है। राजपाल ने इसे मिसगाइड किया और इसने तमाम गोलियां 300 के फासले से फायर कर दी। वो बोला, तो इस ज़मीन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, सर, अगर मेरे साथी को दोबारा मौका दिया जाए। वो बोला, नहीं जीश, ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह तो वो तमाम जो एक दफा फायर कर चुके हैं दोबारा फायर करने पर इसरार करेंगे। माजरत खा हूँ, बस इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लो। मैंने कहा, ओके सर। मेजर जेम्स का हतमी लहजा सुनकर मैंने मजीद मिन्नत जारी से परहेज करते हुए वापस जाना जरूरी समझा। सरदार खान ने नदामत भरे लहजे में कहा, मैं माफी चाहता हूँ जीशान भाई, मेरी वजह से ये गड़बड़ हुई। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, छोड़ो यार, शायद पोजीशन हमारी किस्मत में ही नहीं। वापस फायरिंग अड्डे पर जाकर मैं श्रीकांत पार्टी को फायर करते देखने लगा। खुद मेरा जी बिल्कुल फायर से उचाट हो गया था। श्रीकांत ने 1500 मीटर से 4 गोलियां हिट की और उसकी एक गोली खता गई थी। फायर अड्डे से पीछे हटकर उसने मुझे फायर करने की दावत दी। मेरा मूड सख्त ऑफ था। मैंने कहा, शुक्रिया, आप जारी रखें। श्रीकांत ने मानी खेज हंसी के साथ नेपाली स्नाइपर्स को दावत दी। दोनों नेपाली स्नाइपर्स फायर करने लगे। उसके बाद राजपाल ने अपनी 5 गोलियां 1000 मीटर के फासले से फायर करके 10 नंबर हासिल कर लिए। जेनिफर ने 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से कामयाबी से हिट करके 15 नंबर हासिल कर लिए थे। जेनिफर के साथी ने भी 10 नंबर हासिल किए थे। पहली पोजीशन पर 25 नंबर के साथ जेनिफर पार्टी बराजमान थी। 24 नंबर हासिल करके इसराइल के डोनाल्ड पास्को और उसकी साथी स्नाइपर एंड्रिया बर्टन दूसरी पोजीशन पर थे, जबकि 22 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन पर जापानी और इंडियन स्नाइपर्स की टीमें थीं। सबसे कम नंबर हमारी टीम के थे। 1.25 नंबर के साथ हम सबसे आखिरी पोजीशन पर थे। ताहम अभी तक मेरे पास 5 गोलियां मौजूद थीं। मेरा नाम अनाउंस करके मुझे मुतला किया गया कि फायर से रह जाने वाला मैं अकेला स्नाइपर बाकी हूँ। उसी वक्त जेनिफर भी वहां पहुंच गई। शायद मुझ पर तंज करने आई थी। तीसरी पोजीशन की मुबारक हो मिस्टर कांत। वो बाआवाज़ बुलंद श्रीकांत को मुबारकबाद देते हुए बोली। शुक्रिया कैप्टन, असल मुबारकबाद की मुस्तहिक तो तुम हो। वो तंजिया लहजे में कहने लगी, सही कहा। वैसे हमने और तुम्हारे पड़ोसियों ने ब्रैकेट बना दी है, एक साइड पर हम और दूसरी जानिब तुम्हारे हमसाए। भला वो कैसे? श्रीकांत मुझे जलाने का कोई मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता था। वो इत्मीनान से बोली, अव्वल हम और सबसे पीछे पाकिस्तान, दरमियान में बाकी सब। जवाबन श्रीकांत कहकहा लगाते हुए बोला, ऐसी भी कोई बात नहीं कैप्टन, मिस्टर जीशान की 5 गोलियां बकाया हैं। यकीनन वो 500 से फायर करके 2.5 नंबर ले लेगा। 1.25 नंबर उनके पास पहले से मौजूद है। बस 3.25 नंबर लेकर हमारे साथी सेकंड लास्ट हो जाएंगे। और ये तुम्हें मालूम होगा कि इंडोनेशियन स्नाइपर्स के 3.5 नंबर हैं। दोनों ने बाआवाज़ बुलंद इस्तेहज़ाई कहकहा लगाया। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। सरदार उनकी गुफ्तगू तो नहीं समझ पा रहा था, मगर ये अंदाजा उसे जरूर था कि वो हमारे मुताल्लिक क्या कुछ कह रहे हैं। मगर उस वक्त वो इतना पशेमान था कि गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त मैंने मेजर जेम्स को अपनी जानिब आते देखा। करीब आते ही वो फिक्रमंदी से मुस्तफसिर हुआ। आर यू फाइन मिस्टर जीश? मैंने इस बात में सर हिलाया, यस सर।
वो बोले, तुम फायर नहीं कर रहे हो, कोई मसला? मैंने कहा, नहीं सर, बस फायर करने ही लगा था। अपनी राइफल उठाकर मैं फायरिंग अड्डे की जाने बढ़ा। मिस्टर जेम्स ने मुझे मुतवज्जे किया। सुनो, तुम 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से हिट करके चौथी पोजीशन ले सकते हो। इस वक्त अफगानी स्नाइपर 16 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर हैं। 1500 मीटर से 5 गोलियां, श्रीकांत ने कहकहा लगाया। जेनिफर और गोपाल ने भी उसका साथ दिया था। मैं उनके कहकहे पर तबसरा किए बगैर फायरिंग पोजीशन बनाने लगा। फायरिंग के लिए सबसे बेहतरीन और आरामदेह पोजीशन लेटी पोजीशन होती है। इस हालत में एक फायरर के तमाम आज़ा पुरसुकून हालत में होते हैं और फिर रेंज मास्टर के साथ फायर करने में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि राइफल के साथ लगी 2 पाई की वजह से बैरल को थामने की जरूरत नहीं पड़ती। फायरर को सिर्फ बट को संभालना पड़ता है। हदफ को हरकत देने वाले बटन को दबाकर मैंने हदफ को 1500 मीटर के फासले पर एडजस्ट किया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट पर भी 1500 मीटर का फासला एलिवेशन नॉब पर सेट करके मैंने हदफ के दरमियान में शिस्त ली और सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। साथ लगी स्क्रीन पर नजर डालने से पहले मेरी समातों तक श्रीकांत पार्टी का कहकहा पहुंच चुका था। गोली हदफ के दाएं तरफ निकल गई थी। मैंने सटपटाकर साइट पर लगी डिफ्लेक्शन नॉब को देखा। डिफ्लेक्शन नॉब से राइफल की दाएं बाएं की गलती दुरुस्त की जा सकती है। मैंने डिफ्लेक्शन 0 लगाई हुई थी क्योंकि राइफल में दाएं बाएं की कोई गलती मौजूद नहीं थी और चूंकि मैं 2 दिन से इसी डिफ्लेक्शन पर फायर कर रहा था, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को छूने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने अपने कमीने और कमजर्फ दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया था। किसी बदबातिन ने डिफ्लेक्शन नॉब को अपनी पोजीशन से हिला दिया था और ऐसा श्रीकांत या राजपाल के अलावा कौन कर सकता था। मैं इंस्ट्रक्टर से शिकायत करने की हालत में भी नहीं था कि डिफ्लेक्शन नॉब का जायजा न लेना मेरी अपनी गलती थी। चंद गहरे सांस लेकर मैंने अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया, डिफ्लेक्शन नॉब को घुमाकर 0 पर लगाया और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गया। अगली गोली मैंने बड़ी आसानी से हदफ के बीचों बीच हिट करती थी। यूं 2 गोलियां फायर करके मैंने 3 पॉइंट हासिल कर लिए थे। अगर मैं बाकी रह जाने वाली तीनों गोलियां 1800 मीटर के फासले से फायर करता तो तीनों गोलियों के हिट होने की सूरत में मुझे 18 पॉइंट मिलते। 3 पॉइंट दूसरी गोली के और 1.25 पॉइंट सरदार खान वाले मिलाकर हम 22 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर आ सकते थे। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो श्रीकांत पार्टी के इस्तेहज़ाई कहकहों का बदला ले सकता था। ये सोचते ही मेरे हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन पर पड़ा और जब तक हदफ 1800 मीटर के फासले तक न पहुंचा, मैंने बटन दबाए रखा। अच्छी कोशिश, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। मुझे पुश्त की जानिब से मेजर जेम्स की आवाज सुनाई दी। श्रीकांत ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का। सठिया गया है। नहीं भाई, पीटर स्मिथ बनने की कोशिश में है। इस दफा जेनिफर की आवाज ने मेरे कानों में जहर उंडेला था, मगर मैं तमाम से बेनियाज निशाना साधने लगा। 1800 मीटर का तवील फासला नाकाबिले शिकस्त खाई की सूरत में मेरी तमन्ना की राह में हायल था। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट के देखने की ताकत इंसानी आंख से 25 गुना ज्यादा है। हालांकि आंख से नजर न आने वाला हदफ साइट के अंदर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। 2-3 गहरे सांस लेकर मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर मुकम्मल सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। शाबाश! मेरे कानों में मेजर जेम्स की दाद देने वाली आवाज गूंजी। जवान, तुमने कर दिखाया। फायर करने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली थी। आंखें खोलकर मैंने स्क्रीन की जानिब देखे बगैर दोबारा पहले वाली जगह पर शिस्त साधी और सांस रोककर अगला राउंड भी फायर कर दिया। जबरदस्त! मेजर जेम्स के नारे ने मेरी समात में रस खोला। मैंने स्क्रीन की जानिब देखा। दोनों गोलियां दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थी। तीसरी गोली फायर करके मैं श्रीकांत पार्टी को हरा सकता था, मगर फिर भी मैं तीसरी पोजीशन ले पाता। एक सोच मेरे दिमाग में सरसराई और मैं खड़ा हो गया। मेजर जेम्स ने आगे बढ़कर मुझे कंधों से थामा। क्या हुआ? तुम कर सकते हो, बस आराम से, अपने आसाब को ढीला छोड़ो। शुक्रिया सर कहकर मैंने एक गहरा सांस लिया। तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरी आंखों में झांकते हुए मेजर जेम्स ने इस्तरारी अंदाज में कहा। शायद उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। नहीं नहीं, तुम तीसरी पोजीशन खो दोगे। उसकी गिरफ्त मेरे बाजुओं पर बहुत सख्त हो गई थी। मेरे मुंह से नहीफ आवाज बरामद हुई, शायद ऐसा ना हो। मेजर जेम्स ने मेरे बाजू छोड़कर दोनों हाथ आपस में रगड़े। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कहता, मगर ऐसा हो गया तो बहुत अनोखा होगा। उसने सारा बोझ मेरी जानिब मुंतकिल कर दिया। वो वाकई एक ज़हीन इंस्ट्रक्टर था कि अपने शागिर्द की आंखों में देखकर उसका इरादा जान गया था। सरदार, अपनी जिम्मेदारी संभालो। श्रीकांत और राजपाल के पजमुर्दा चेहरों पर एक निगाह डालकर मैं दोबारा फायर करने के लिए लेट गया। सरदार, जो 1800 मीटर के फासले से 2 गोलियों को हिट होते देखकर खुशी से खिल उठा था, जी ज़ीशान भाई कहकर मेरे करीब आया। उसने मेरी कमर के करीब बैठकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। गोया उस वक्त उसकी दुआएं, उसका हौसला, उसकी कुव्वत सब कुछ मुझे मिल गया था। मैं अकेला नहीं था, हम 2 थे। और ये स्नाइपर्स का खास अंदाज होता है। किसी भी मुश्किल फायर के वक्त उसे अपने साथी का जज्बाती सहारा चाहिए होता है। और फिर सरदार का हाथ मुझे अपने मुशफिक उस्ताद उमर दराज का हाथ लगा। उसके साथ मेरी समातों में उस्ताद उमर दराज की सरगोशी गूंजी। ज़ीशान बेटा, नामुमकिन सिर्फ वो काम है जिसके बारे में सोचा न जा सके। पीटर स्मिथ ने 1800 मीटर से कामयाब फायर किया था,
اور تم نے بھی یہ کر دکھایا، لیکن یاد رکھو رینج ماسٹر کی کارگر رینج 2000 میٹر ہے اور ایک سنائپر کو رسک لیتے رہنا چاہیے، ورنہ اس کے پاس صرف ہار کا آپشن بچے گا، اور ہار تو دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ، ہار جاؤ گے۔ میرا ہاتھ ہدف کو حرکت دینے والے بٹن کی طرف بڑھا، بٹن دباتے ہی ہدف آگے کو سرکنے لگا، یہاں تک کہ اسکرین پر 1900 میٹر کا ہندسہ چمکنے لگا۔ اگر میں 1900 سے گولی ہٹ کر لیتا تو مجھے 9 نمبر ملتے اور 25 نمبروں کے ساتھ ہم پہلی پوزیشن حاصل کر لیتے۔ اپنی جسمانی حیت درست کر کے میں نے رائفل کے بٹ کو اپنے دائیں کندھے میں پھنسایا، بایاں ہاتھ بٹ پر رکھ کر میں نے رائفل کو مضبوطی سے جکڑا، اپنی بائیں آنکھ بند کر کے میں نے دائیں گال مخصوص جگہ پر ٹکایا، آنکھ کو ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسے سے برابر فاصلے پر ایڈجسٹ کیا، اور میری دائیں آنکھ کی دید ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسوں سے گزرتی ہوئی 1900 میٹر دور موجود ہدف پر جا رکی۔ میں نے شست درمیانی نقطے سے ذرا نیچے لی تھی، کیونکہ 1800 میٹر کے فاصلے سے فائر ہونے والی گولی درمیانی نقطے سے چند انچ اوپر لگی تھی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی نے ٹریگر کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا، اور پھر سانس روکتے ہوئے میں نے ٹریگر پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا ماتھا زمین پر ٹکا دیا۔ بالکل خاموشی چھا گئی، اور پھر اس خاموشی کو میجر جیمز کی پاٹدار آواز نے توڑا۔ انبلیویبل، ناقابل یقین، اور اس کے ساتھ میرے کانوں میں تالیوں کی آواز گونجی۔ تمام سنائپرز آہستہ آہستہ اسی فائرنگ اڈے کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ مبارک ہو ذیشان بھائی، سردار خان کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز نے میرے کانوں میں رس سونڈیلا، اور میں گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ سردار خان پرجوش انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اسکرین کی جانب نگاہ دوڑائی، یہ گولی پہلے والی دونوں گولیوں کے درمیان میں لگی تھی۔ سردار خان سے گلے مل کر میں جیسے ہی آگے بڑھا، میجر جیمز نے مجھے باہوں میں بھر کر میرا ماتھا چوما، اور اس کے بعد فردن فردن تمام ملنے لگے۔ شری کانت اور راجپال وہاں سے کھسک لیے تھے کہ کوشش کے باوجود مجھے نظر نہ آئے۔ جینیفر البتہ ایک جگہ کھڑی ہونٹ کاٹ رہی تھی، اس نے ایک گہری نظروں سے میری جانب دیکھا تھا، مگر مبارکباد دینے آگے